रिकॉर्ड ठीक हो गया। चलें सही है, ये फिर मैं उस पे अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव पे और आप लोगों को लिंक दे दूँगा। जी सर। अटेंडेंस भी मार्क कर दें सर अभी। अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं, देखते हैं कोई और स्टूडेंट भी आ जाए ना। अभी मैं हमें 16 हैं तो ये काफ़ी कम है। तो देख लेते हैं, ये आज असल में मेकअप क्लास है तो मेकअप क्लासेस मुझे नहीं आइडिया आप लोगों का क्या होता है, लेकिन मेकअप क्लासेस इन सर उसमें असल में कुछ लोगों का ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक एक स्टूडेंट आई थिंक उसका प्रोजेक्ट की वजह से डेमो है आज, तो वो उधर है, और कुछ लोग जॉब की वजह से जो है ना वो उनका थोड़ा सा इशू है। ठीक है, ठीक। 5 ये से 6 लोग हैं जिन जॉब्स की वजह से इंडल्ज हैं। हाँ, नहीं ये जो मेकअप क्लासेस है इसको हम थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट नहीं करते। वो ज़फ़र साहब से मैंने टाइम टेबल को शेड्यूल करने की बात की थी, तो वो जैसे शेड्यूल हो जाएगा वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट चल लेंगे। पहले 1-2 क्लासेस को पहले 3 क्लासेस को हम थोड़ा-सा रिलैक्स रखते हैं, ताकि इन एसेंस वो क्योंकि एक तो मेकअप क्लासेस ही ना। लेकिन एनीवे तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी वैसे। ठीक हो गया? और पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास ये 20 के करीब। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो एनीवे तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि प्रोजेक्ट्स का ये चक्कर होता है कि ये अमूमन जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको एक ख़ास प्रोसेस से गुज़रना होता है ताकि वो अच्छी तरह से प्लान किए जा सकें और टाइम पे डिलीवर किए जा सकें। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें बहुत सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये मतलब ह्यूमन्स हो सकते हैं, कोई और ऑर्गनाइज़ेशन हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर इवन हो सकता है। तो इन सब का पार्टिसिपेट करना और अपने टाइम पे पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 1 मिनट ये क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर फ़िलहाल ना दें, इसका मैं कोई हल निकालता हूँ इस अटेंडेंस का ना, इसका कोई प्रोसेस ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस मार्क हो जाए, ठीक है? तो आप बस लेक्चर अटेंड करें, इसका कोई प्रोसेस निकालते हैं। मैं असल में ये जो वो है क्या नाम है इसका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इसलिए प्रेफ़र कर रहा था कि उसमें ये चीज़ें निस्बतन आसान होती हैं। लेकिन वो आप अच्छा मैंने ज़फ़र साहब से बात की थी, वो कहते हैं आप सब स्टूडेंट्स के अकाउंट बने हुए हैं एमएस टीम्स के, लेकिन आप बता रहे थे हमारा नहीं है। नहीं सर कभी नहीं बना सर टीम पे हमारा नहीं अकाउंट बना है। हुआ, वो एलएमएस पे बनाए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। चलें उसका मैं कोई हल निकालता हूँ ताकि वो थोड़ा-सा तरीके सर से वो हो सके। डिपार्टमेंट कह रहा था उस टाइम, लेकिन बने नहीं है। अगर बने होते तो हमें वो पता चल जाता, इसीलिए फिर वो एलएमएस पे बने थे, और फिर क्लासेस हमारी ज़ूम या मीट पे ही होती हैं। अच्छा, अच्छा। चलें ठीक है, इसका कोई हल निकाल लेंगे। इसका एक हल ये हो सकता है अगर आप लोगों को आसान लगे, तो जब आप लोग इसको एंटर करते हैं तो ये देखें जिस तरह आदिल सैफ़ी ने किया हुआ है ये सबसे बेस्ट तरीका है, या अम्मार रुखसार ने किया हुआ है ना, ये बिलाल अख्तर ने। इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने नाम के आखिर में या बिल्कुल शुरू में अपना ये क्या कहते हैं इसको रोल नंबर डाल दें। उससे ये होगा कि मैं मतलब आसान हो जाता है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है। तो वो हम असल में सॉफ्टवेयर के लोग हैं, आप, मैं, हमें चाहिए बेहतर कि हम चीज़ों को ऑटोमेट करें। मतलब मैनुअल चीज़ों से निकलने की कोशिश करें, बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट करें। कंप्यूटर्स को इजाद इसीलिए किया गया है कि हमारे कामों को आसान बनाए। एनीवे वापस उसकी तरफ आते हैं, तो जब भी हमारे पास ये बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जैसे कोई बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, हेल्थ केयर का सिस्टम हो गया, तो उस वक़्त हमारे पास एज़ अ होल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इन प्रोजेक्ट्स को तरीके से बनाया जाए। तरीके से बनाने में ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करना चाहेंगे, ये एक तरीका होता है। दूसरा क्वालिटी चीज़ डिलीवर करना चाहेंगे। तीसरा आप चाहेंगे कि यार बजट के अंदर रहें। उसके अलावा आप चाहेंगे कि आपकी जो रिसोर्सेज़ हों वो एफिशिएंटली यूज़ हों। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो है वेले बैठे हों, कुछ लोग जो है आपके बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हों। तो और इसके अलावा अगर इन केस कोई भी मसला आ जाता है तो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करने की बात है, ठीक है? तो हमारा मेनली मैनेजमेंट से मुराद ये होती है कि हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो स्किल्स हैं, टूल्स हैं, इसके अलावा जो ह्यूमन्स हैं, इन सबको तरीके से मैनेज करना ताकि हम इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें।
ठीक है, स्कोप, क्वालिटी, स्केड्यूल, बजट, रिसोर्सेज और इन केस अगर कोई रिस्क आता है तो ठीक है। तो ये जितने भी ये 5 पैरामीटर 6 पैरामीटर्स हैं, इन 6 पैरामीटर्स को अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेन जो है एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक हो गया? ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको फिर सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। हर एक के अंदर अपनी-अपनी मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज़ आती हैं। इस कोर्स के दौरान हम इन सबको एक-एक करके पढ़ेंगे। ये मेनली ये जो डायग्राम है और इसके साथ ये रिलेटेड नॉलेज है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक ऑफ नॉलेज में है। ये इंशाल्लाह मैं उसमें वो जो मैंने क्लासरूम बनाया है, उसमें शेयर कर दूँगा। अच्छा एक और छोटी-सी चीज़, ये जो गूगल क्लासरूम है, इसको हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट्स के लिए और इन केस अगर वो फॉर्म्स को यूज़ करते हुए क्विज़ेज़ लिए जाएँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे और मटीरियल शेयर करने के लिए। बाकी जो फॉर्मल क्लास होगी वो जब तक कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक मैं ज़ूम की क्लास शेड्यूल कर दिया करूँगा। अच्छा जी, वापस आते हैं इसकी तरफ। तो बेसिकली ये है कि हमारे पास जितने भी जो वो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी भी सब टास्क हैं, सब स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मुख्तलिफ आप कह सकते हैं व्यूज़ के ज़रिए पढ़ते हैं। तो इस कोर्स में हम बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे टाइम, कॉस्ट हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और इक्विपमेंट को या रिसोर्सेज को प्रोक्योर या हायर करना और आखिर में आ जाता है ये कम्युनिकेशन, क्योंकि इन सबको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर मंडे को एक ईमेल जानी चाहिए सब लोगों को कि यार इस जुम्मे के दिन तक आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम मिला के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब थोड़ा-सा जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार ये क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करके चलें। बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें होती हैं जिन जिन पे हमारा इन अ सेंस कंट्रोल नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि यार उनसे बचा जा सके या उनको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, ताकि हम मतलब माइंड में हो कि यार ये क्या होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैमिली में अगर बड़े हैं या आप जानते हैं कि यार कोई इवेंट होता है, जैसे एंगेजमेंट होती है या वेडिंग होती है या कोई भी बर्थडे वगैरह होती है। तो जब उसको एग्ज़ीक्यूट करना होता है तो उससे पहले हम देखते हैं कि यार इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, किस-किस टाइम पे हर एक चीज़ को हमने यूज़ करना है। तो उससे थोड़ा-सा हमें ये आइडिया हो जाता है कि यार इन चीज़ों को हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा होता है कि हमें देखना होता है कि यार ये सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर पे चलेगा, इसको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होंगे, इसको कम्युनिकेशंस की क्या ज़रूरत होगी। ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो हमने नहीं बनानी, लेकिन इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस आर्किटेक्चर को हम यूज़ कर रहे हैं या जिस आर्किटेक्चर को हमने यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, इन तमाम केसेज़ में हम हमें ये जानना हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यार इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें कि एक बैंकिंग ऑर्गनाइज़ेशन बैंक आपसे आके कहता है यार हमारा एक प्रोजेक्ट बनवाओ और बेसिकली हम चाहते हैं आप इसको 5 साल के लिए मैनेज करें, इसको बनाएँ, मेंटेन करें, इसमें कोई भी खूबी हमने या क्या कहते हैं इसको फीचर डालने हैं तो आप उसको देखेंगे। तो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मैं कर दूँगा, ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन आप जब उस पे काम करना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि यार ठीक है, मैं इस पे काम करना शुरू करता हूँ, तो आपको वो बैंक कहता है कि यार हमारा सारा सब कुछ जो है डॉटनेट फ्रेमवर्क में बना हुआ है। तो आप आगे से कहते हैं यार ये तो हमारे लिए मसला है, क्योंकि हमारी ये लिमिटेशन है कि हम तो इसमें पीएचपी में काम करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ये इसी से कनेक्टेड बात ये आ जाती है कि इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल उस ऑर्गनाइज़ेशन ने आपको कह दिया हाँ ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को 5 साल में आप हमें बनाएँ, लेकिन आपने हमें हैंडओवर करना है और साथ में आखिरी साल में हमारे बंदों को ट्रेन करना है ताकि ये सॉफ्टवेयर कल को हम खुद मैनेज कर सकें। बना आप दें, मैनेज हम करेंगे। तो उसमें फिर आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो है, जिस तरह कोई और चीज़ है, क्या वो खरीदने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट में गुंजाइश है या नहीं, या आप ऑलरेडी उसको ओन करते हैं या नहीं? या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की हमने बात कर ली। इसके अलावा ये बहुत अमूमन एक आम सी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत से बैंक्स, बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से ऑर्गनाइज़ेशंस, बहुत से और जो भी आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती हैं या प्रोजेक्ट मैनेज करवाना चाहती हैं, वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास पहले से सिस्टम एक्ज़िस्ट करता है, तो आपने उसके साथ कंपैटिबल होना है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल नादरा की एग्ज़ाम्पल लें,
या एफबीआर की एग्जांपल लें, ये जहाँ पे टेक्स्ट वेक्स्ट फाइल होता है, तो आप उसकी एग्जांपल लें, तो उस उन इन केसेस में ऐसा होता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनका ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, चाहे एक्सेल में यूज़ कर रहे हैं, चाहे सिंपल रजिस्टर्स में लिख रहे हैं, उन दोनों केसेस में इसको वो करना चाहिए। आपका ये सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी उसके साथ कंपैटिबल हो। और साथ में फिर फॉर एग्जांपल कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5 साल बाद आप हमें डिलीवर तो कर देंगे, 5 साल बाद आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं अगले 20 साल तक ये चले, तो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, तो इसको फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीज़ों को रीयूज़ करना, अपनी चीज़ों को मतलब अपने पास जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कंपैटिबल होना, ये तमाम चीज़ें आखिर में मिला के क्या करती हैं, उस प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स और महँगा बना देती हैं। तो अमूमन ये वो टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाए जा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। बाज़ औक़ात मतलब कस्टमर कहता है कि कुछ चीज़ें मेरी यूज़ करो, जैसे बैंकिंग की और एग्ज़ाम्पल लें तो वो कहेंगे यार एटीएम का हमें सॉफ्टवेयर बना के दो, लेकिन बैकएंड पे जो हमारा सर्वर का सॉफ्टवेयर है आप उसी को यूज़ करेंगे, आप उसको नहीं छेड़ेंगे। आपको उसी के साथ कनेक्ट होना है, इंटरफ़ेस करना है, या जो हमारी एटीएम मशीन्स हैं इन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है? या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे मोटरवे के लिए आप जो है सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि गाड़ियों को ट्रैक किया जा सके, ताकि पता चले कि बिहेवियर क्या है लोगों का, लोग कितनी देर मोटरवे पे रहते हैं, कितनी देर क्या मुकाम पे रुकते हैं, या इस तरह के बिहेवियर देखते हैं। तो वो हो सकता है आप पे कंस्ट्रेंट पुट करें कि हमारे सॉफ्टवेयर को नहीं छेड़ोगे, और हमारे एम-टैग का जो सिस्टम है और टैग का, उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नहीं छेड़ोगे, आप उसी से कनेक्ट होगे। और इसके बाद एक अमूमन एक इशू ये आता है कि इस सॉफ्टवेयर के बनने के बाद जो प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो लर्निंग हुई है, जो नया सॉफ्टवेयर बना है, ये किसकी मल्कियत होगी? तो ये अमूमन ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है कि इसके कुछ पार्ट्स आप उसको डिलीवर करते हैं, कुछ पार्ट्स आप रिटेन करते हैं कि यार ये तो हमने सीखा है, हमने किया है, ये हमारी चीज़ होगी। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम ऐसे नहीं कर सकते बस सॉफ्टवेयर उठाया और कोड उठाया और उसको कोड करना शुरू कर दिया और आखिर में हमने उसको डिलीवर कर दिया। बेसिकली हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर को बना सकें। अब उसमें मसले ये हैं कि सॉफ्टवेयर की नेचर बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई और इंजीनियरिंग ले लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बिल्डिंग की एग्जांपल लें, तो सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह आता है, तो उसमें अमूमन ये होता है कि आप बैठते हैं, वो बंदा बताता है मेरा इतना बजट है, मेरे इतने कमरे मुझे चाहिए, और ये सब सारी कहानी आप उस बजट में एक डायग्राम या ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर का मॉडल एक बना के उसको दिखाते हैं कि यार ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए बनाऊँगा। ग्राउंड फ्लोर पे इतने कमरे होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इतने कमरे होंगे, इतने बाथरूम होंगे, उसमें ये चीज़ें लगाऊँगा। इतनी ईंटें लगेंगी, इतनी सीमेंट लगेगी, ये इस तरह से इधर दीवार होगी, ये सब कुछ आपको बता देता है। उसके बाद आपको कहता है बस ठीक है तुम जाओ घर, 1.5 साल बाद मैं तुम्हें ज़बरदस्त किस्म का घर पेंट वेंट किया हुआ और तैयार दे दूँगा। अब इसमें ये वेल नोन है, ऑलरेडी सबको पता है, सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक चीज़ अप्रूव हो गई है एक बार, तो फिर उसको नहीं छेड़ा जा सकता। जैसे सीडीए से अप्रूव हो गई, आरडीए से अप्रूव हो गई, या किसी और उससे अप्रूव हो गई और मालिक ने उसपे साइन कर दिया, तो उसको नहीं किया जा सकता। लेकिन मसला ये है कि सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है, सॉफ्टवेयर इतना हार्ड नहीं है, आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं किसी वक़्त भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग नज़र आ रही है, क्या कहते हैं इसको, पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट का फॉर एग्ज़ाम्पल फुल स्क्रीन पे जाने का बटन बॉटम राइट पे है, तो इसको कल को ये लोग बॉटम लेफ्ट पे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है और कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है। तो ये इसकी नेचर में एग्ज़िस्ट करता है। फिर एक नेक्स्ट बात आ जाती है कि सॉफ्टवेयर्स अमूमन कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्डिंग की तरह नहीं होती। ये जीते-जागती चीज़ें होती हैं, ये इस तरह डेड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ये ईंटों से नहीं बनते या लोहे से नहीं बनते। ये बेसिकली एक मतलब ऐसे ही पार्ट्स से बनते हैं जो कि सीख रहे होते हैं, साथ-साथ चेंज हो रहे होते हैं। जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, वो जब फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ से बात करता है, तो विंडोज़ का वर्ज़न देखिए चेंज हो रहा है। आप अपने लाइफ़ टाइम में देखें तो आपने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 ये सब कुछ यूज़ करके देख लिया ना, और इस तरह और भी चेंज आते रहेंगे, तो 5-10 साल में इतनी चेंजेज़ आ गई हैं। तो ये जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो चेंज होती हुई नेचर है, और साथ में एक और मसला आता है कि सॉफ्टवेयर के यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
जैसे हमने गाड़ी या घर की एग्जांपल ली, इन इसके यूजर्स ज्यादा नहीं हो सकते। वजह कि गाड़ी में 4 सीटें हैं तो 4 लोग ही बैठेंगे। एक बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल 3 बेडरूम्स हैं और आपने हर एक में एक-एक डबल बेड रखा हुआ है, तो यानी कि 6 बंदे आ रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। सॉफ्टवेयर के साथ ये मसला है कि इसके यूज़र्स बढ़ते रहते हैं। जैसे ये एमएस टीम्स हो गया या ज़ूम हो गया, ये सॉफ्टवेयर है। आप देखें जब कोविड में जब क्लासेस ऑनलाइन हो गई या ये मीटिंग्स ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एकदम से पूरी दुनिया ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आप लोग मतलब इसको नोटिस करेंगे कि यार ये बहुत तेज़ी से स्केल करता है। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है कि यार ये सॉफ्टवेयर कहीं बैठ ना जाए। तो बिल्डिंग और उनके साथ तो ये मसला नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, चेंज इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये बहुत क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा मतलब फीचर भी है और प्रॉब्लम भी है। फीचर ऐसे है कि सॉफ्टवेयर में ये खूबी है कि आप उसको किसी वक़्त भी चेंज कर सकते हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें ब्लू कलर का सब कुछ था, आप उसको ग्रीन बना दें, एक बटन इस तरफ था, बटन को ड्रैग करके उस तरफ रख दें, ये इसका फीचर है। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिहाज से देखें या टीम लीड के लिहाज से देखें तो ये एक मसले वाली बात है। वजह ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली जब चेंज होगा तो यानी कि आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एग्जांपल लें कि यार एक नया आप कह सकते हैं मोबाइल लॉन्च होता है जिसको एकदम से हिट हो जाता है, बड़ा आम हो जाता है। जैसे एंड्रॉइड की एग्जांपल लें, एंड्रॉइड आज तो बहुत आम है लेकिन आज से 6-8 साल पहले ये बहुत मतलब बहुत कम लोगों के पास होता था। उस वक़्त जो है सिम्बियन के फ़ोन होते थे, आज भी कुछ लोगों के पास होते हैं। तो सिम्बियन के फ़ोन होते थे या आईफ़ोन होते थे, तो एकदम से एंड्रॉइड आया। तो इस ये जो चेंज आता है ना, इस चेंज को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सॉफ्टवेयर में। क्योंकि आपने एक प्लान किया होता है यार मैं 5 साल में ऐसे चलूँगा, फिर ऐसे करूँगा। वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप जानते होंगे ना, कि पहले मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करूँगा, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिज़ाइन आ जाता है, फिर आप डेवलपमेंट आती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो आप जब डेवलपमेंट में पहुँचे, सब कुछ डेवलप करने लगे, एकदम से कोई नया बड़ा चेंज आ जाता है और आप कहते हैं यार सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो सारी कहानी दोबारा से होगी, अब मुझे दोबारा से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करना होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से अमूमन एज़ अ होल सॉफ्टवेयर को मुश्किल समझा जाता है, चैलेंजिंग समझा जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज़ अ होल मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी है और इस वज़ह से हम कहते हैं कि अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जानी चाहिए। अच्छा, इसके सर अलावा सदफ को ऐड कर दें। जी। मैंने तो वो उसको इनेबल कर दिया ताकि सब लोग ऐड हो सके जिनके पास लिंक है। उसको मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ। यहाँ में सब लोग हैं। आप किनका कह रही हैं? सदफ। अच्छा, उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई हुई वरना यहाँ पे आ जाता है पार्टिसिपेंट में। ये एनीवे वो रिक्वेस्ट आई तो मैं इनेबल कर दूँगा, कोई मसला नहीं, वो यहाँ पे नज़र आ जाता है, ठीक है। एनीवे तो वापस आते हैं इसी तरफ कि ये तो प्री प्लानिंग की बात हो गई, लेकिन एक बार जब सॉफ्टवेयर बन जाता है फिर कहानी एक और कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाती है। आपने सॉफ्टवेयर जब बना लिया, उसके बाद कहानी मसले में पड़ जाती है ऐसे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इमेजिन करें बैंक का एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर बनाया, तो अब आपने इंटीग्रेशन करनी है इस सॉफ्टवेयर की और पूरे इकोसिस्टम के साथ। आपने जो एसएमएस प्रोवाइडर है उसके साथ कनेक्ट होना है, आपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होना है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ कंप्लाई करना है। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसे बनाएँ जो कि इन सब के साथ इंटीग्रेटेड हो। फिर जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर्स जो है रिमोट से मुराद ये कि जो ऑनलाइन बेस्ड है ना, जैसे ये नेट पे यूज़ होते हैं, जैसे आप कह लें ज़ूम हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, गूगल के जितनी भी सर्विसेज़ हो गई, ये जो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से इनमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ज़ूम को यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली ये ज़रूरी है कि यार ये सिक्योर होना चाहिए। जैसे हमारी मीटिंग में कोई और ना आ जाए या हमारी मीटिंग को कोई लॉक ना कर दे, हैक ना कर ले। तो इससे इस सिक्योरिटी का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनने के दौरान या बनाने के दौरान या बनने के बाद इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है।
इसके बाद इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि यार ये सॉफ्टवेयर हमने तो 5 साल पहले प्लान किया था और 5 साल बाद हम डिलीवर करेंगे तो पता नहीं विंडोज़ का कौन-सा वर्ज़न आया होगा, उसका भी बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है उसके बाद हार्डवेयर चेंज होता रहे, वो जिस बैंक में एटीएम मशीन में आपने लगाया था उन्होंने एक नया ठेका दे दिया हो और एक नया कॉन्ट्रैक्टर को कहा हो कि यार पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हमारे बैंक है सब में एटीएम मशीन में फिंगरप्रिंट लगाओ। अब एक नई कहानी शुरू हो जाती है, आपने तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा था या आपने उस हार्डवेयर का चेंज का ख्याल नहीं रखा था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाद में भी ख्याल रखना पड़ती हैं। तो एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये होती है कि आप बैठते हैं 2 बच्चे या 2 स्टूडेंट्स या 2 डेवलपर्स बैठते हैं और कोड कर लेते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होती है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली इसको कहते हैं कि आप इन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल रखें, इंटीग्रेशन का, परफॉर्मेंस का, सिक्योरिटी का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की एज़ अ होल क्वालिटी का, उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, इन चीज़ों का, इन सब का ख्याल रखना हद से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, पिक्चर इतनी क्लियर आपको शायद नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन ये अमूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स में दी होती है और ख़ासकर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के चैप्टर्स में या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बुक में होती है कि जब क्लाइंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल झूला बनाने का कहा था, इस केस में इन्होंने मतलब इन अ सेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि उसका ऑर्डर दिया था। तो वो बेसिकली जो सबसे आखिरी फिगर है कि यार वो चाहता था कि यार एक दरख्त हो जिसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल एक टायर लगा हो ताकि मेरे बच्चे झूल सकें। ये सिंपल सी उसकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब उसको इन अ सेंस उसने जब बोलना शुरू किया, उसने कहा यार ऐसा हो, यहाँ पे क्लिक करूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसने एक्सप्लेनेशन कुछ और दी। उसको जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट इंजीनियर है उसने कुछ और समझा, उसको जो मैनेजर है उसने कुछ और समझा। ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे ये जो सेकंड लास्ट पिक्चर है जिसमें ये स्लाइड बना हुआ है, ये रोलर कोस्टर, तो आपने बिल इतना बना दिया और चीज़ एक सिंपल सी ये लगानी थी, ठीक है? कहने का मकसद है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर जो एक्सप्लेन किया जाता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उससे भी असर पड़ता है। तो अब देखें इसमें चीज़ कुछ और थी, बाकी सब पार्टीज़ ने इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, मैनेजर का नाम लिखा हुआ है। यार ये क्या मसले हैं? ये मसले असल में ये जो सॉफ्टवेयर के ये जो क्लास कंडक्ट करने के मसले हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नहीं है उसका, क्योंकि मैं पिछले सेमेस्टर में हम यूज़ करते रहे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की लॉगिन आईडीज़ ना हो तो कोई रास्ता निकालें। उसकी उसकी मीटिंग ज़्यादा निस्बतन आसान होती है और फीचर्स ज़्यादा होते हैं। एनीवे तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितनी भी हर्डल्स हमने डिस्कस की, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हो गए, हर्डल्स हो गए, इन सब का वास्ता जो है इसलिए इसमें पड़ता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रही। यहाँ पे आप देखें तो क्लाइंट कुछ और बनवाना चाह रहा था, बोल कुछ और रहा था, लोग कुछ और समझे और बन कुछ और गया, ठीक है? तो इससे ये होता है कि एज़ अ होल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अमूमन मुश्किल बन जाती है। बिल्डिंग या गाड़ी की एग्ज़ाम्पल में आप देखें, तो वो निस्बतन आसान होता है क्योंकि वो टेंजिबल चीज़ें होती हैं। टेंजिबल कहते हैं जिन चीज़ों को आप टच कर सकें। तो बिल्डिंग को देखें तो वो बंदा आपको हो सकता है यार पेपर पे जो है गत्ते से 2-3 इस तरह की चीज़ें बना के आपको कहे यार मुझे इस तरह की बिल्डिंग चाहिए। वो अमूमन आपने मॉडल्स देखे होंगे शीशे में बंद पड़े होते हैं, जैसे सेंटोरस का पड़ा हुआ है या किसी और बिल्डिंग का पड़ा होता है। इस तरह गाड़ी की एग्ज़ाम्पल देखें तो गाड़ी को मॉडल किया जा सकता है, छोटा-सा टॉय सा बना दिया जाए कि मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर की मसला ये है कि सॉफ्टवेयर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर टच नहीं हो सकता, तो इसलिए टेंजिबल नहीं है, इसलिए इसको डिफाइन करना नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली हमें एनकरेज करते हैं कि हम इसको एज़ अ होल इम्प्रूव करें, ठीक है? तो अमूमन ये मतलब जब भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो इसका माइंड में ख़्याल रखा जाता है कि यार ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ये जो फिगर में पहली डायग्राम दी हुई है, हम सॉफ्टवेयर को ऐसा नहीं सोचते कि एक प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं सोचते कि यार एक मतलब एक जो प्रोजेक्ट है ये सिंपल ये कर रहा है कि एक सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहा है, बल्कि इसके और गोल्स भी होते हैं। गोल्स ये होते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट से सीखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप आपकी कैपेबिलिटी अच्छी हो। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी का कोर्स पढ़ा है? जी यस सर, सर। पढ़ लिए। उसमें एक टर्म होती है सीएमएमआई, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये वर्ड पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है। सही, सही, सही। तो ये फिगर बेसिकली ये कहती है कि एक प्रोजेक्ट का मेनली मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना लें।
मेन मकसद उसका ये है कि आप कैपेबिलिटी को अपने सॉफ्टवेयर की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करें। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करें, उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें। उससे क्या होगा, आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, ये देखें ये जो पहला पार्ट है, कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन साथ-साथ आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस को जब देखते हैं सॉफ्टवेयर कंपनियों की, जैसे वन बाइट है या फॉर एग्जांपल ये जो मुख्तलिफ स्टेलर टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो आपके आस-पास आई9 सेक्टर में है या कहीं भी आप देखें कि आई10 में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, इनकी वेबसाइट्स खोल के देखें तो उन्होंने एक पेज रखा होता है पोर्टफोलियो का। वो आपको फ़ख्र से बताते हैं हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसका मेन मकसद ये होता है, वो बताते हैं कि हम इतने कैपेबल हैं, हम पे ये ऑर्गनाइज़ेशंस ट्रस्ट करती हैं, ठीक है? मतलब हमारे ये क्लाइंट्स हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, बल्कि उसका मेन मकसद ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। पोर्टफोलियो बिल्ड करने से ये होगा कि कल को दूसरा सॉफ्टवेयर जो आप बनाएँगे, इसी पोर्टफोलियो से आप डेटा लेंगे। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना लिया। आगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने की जो आपकी एक्सपर्टीज़ थी, आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, अपने रिकॉर्ड में सेव कर लिया कि हमने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया था, ताकि कल को बनाना पड़े तो आसान हो। तो जब दूसरी बार इस सॉफ्टवेयर को बनाएँगे किसी और ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, किसी और क्लाइंट के लिए, तो आप अपने उस पोर्टफोलियो से भी सीखते हैं। नया जो प्रोजेक्ट होगा, उसमें इस पोर्टफोलियो से भी सीखेंगे। तो एफर्ट आपकी कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अमूमन ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है ना, ये स्पेशलाइज़्ड लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक डेवलपर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हो। अमूमन इसके स्पेशलाइज़्ड लोग होते हैं। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे कोडर्स बनें। आप हो सकता है टेस्टिंग की डोमेन में जाएँ, जिसको क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। हो सकता है आप आर्किटेक्चर की तरफ जाएँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जिसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स कहते हैं। जैसे बिल गेट्स है, तो वो कोडर नहीं है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, स्टीव जॉब्स जो है, वो बेसिकली एप्पल का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसने कोड कभी नहीं किया, उसने कभी एप्पल का कंप्यूटर या आईफ़ोन नहीं बनाया। उसने उसको मैनेज किया और अच्छी तरह से उसको डिलीवर किया टाइम पे। तो जैसे मतलब ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स इसलिए मैं दे रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये भी एक फुल फ्लेज्ड डोमेन है। इसका अपना एक ऑफ़िस होता है। जैसे मतलब अपने आपका नमल में अगर कोई बिल्डिंग बनी हो, तो आप देखेंगे उधर पीएमओ का ऑफ़िस होता है, उसका नाम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ़िसर। इनका मेनली काम ये होता है कि इन चीज़ों को डेटा को कलेक्ट करें, लोगों तक पहुँचाएँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, चीज़ों को शेड्यूल करें, कॉस्ट की एस्टिमेशन करें, इन चीज़ों का काम है। उनका काम कोड करना नहीं होता। इनका काम होता है कि इफेक्टिवली देखें कि यार हमारे पास 3 डेवलपर्स हैं और 2 से काम होता है तो 1 को निकालते हैं। इवन ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनका फॉर एग्ज़ाम्पल इनको 4 बंदे चाहिए, 4 बंदे हायर करने की एचआर को रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो होता है बेसिकली इस तरह की चीज़ों को मैनेज या मेंटेन करता है। इसमें आ जाता है कि लाइब्रेरी को मेंटेन करना, जैसे आपके पास ऑलरेडी जो इस तरह के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसके टुकड़ों को मेंटेन करना। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक चीज़ एनकरेज की जाती है, उसको कहते हैं रीयूज़। तो आपने एक चीज़ बना ली है तो उसी को दोबारा यूज़ करें। ये नहीं कि ज़ीरो से स्टार्ट करें और आप सब कुछ दोबारा से बनाएँ। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कभी ट्रेनिंग चाहिए हो क्लाइंट्स की अपनी या उसकी क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ की, तो वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, एज़ अ होल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले तो ये होता है कि एज़ अ होल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस दिन, उस महीने में, उस हफ्ते में, उन सबको मैनेज करना और ऑब्ज़र्व करना और उस पे फीडबैक देना। जिसमें हो सकता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करना है, जैसे डेवलपर्स की मीटिंग करवानी है, वो करवा दी, डेवलपर से कोड लेना है, वो लेके टेस्टर्स को पहुँचा दिया। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करना। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का ख़्याल रखना कि तमाम गोल्स सेट हो रहे हों और मीट हो रहे हों टाइम पे। क्योंकि जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, बेसिकली आप चाहेंगे उसको दिखाएँ कि यार मैं हर हफ़्ते इस तरह एक-एक कदम आगे जा रहा हूँ, तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है 9-10 महीने में, 8 महीने में आप तक डिलीवर करने वाले हैं। फिर ऐसा-ऐसा नेक्स्ट अपडेट दें। कि यार मैं 6 महीने में अब करने वाला हूँ, फिर 4 महीने में, और आगे आप कहें कि नेक्स्ट महीने में आपको सॉफ्टवेयर हम वो कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। इसके बाद आ जाती है
एज अ होल गवर्नेंस गवर्नेंस बेसिकली कहते हैं कि चीज़ों को एग्जीक्यूट तो करना, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो तरीके से हो रही हो। तो एक तो करना होता है, दूसरा होता है उसको ठीक तरीके से करवाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें कि पुलिस का काम है कि कहीं भी मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन करना, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है या जो फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है, डीएमजी जिसको कहते हैं, उनका ये काम होता है कि पुलिस पे नजर रखें और देखें कि पुलिस अपना काम ठीक तरह से कर रही है या नहीं कर रही। तो ये गवर्नेंस भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लोगों की उसमें आ जाती है। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल चीज़ें ठीक तरह से नहीं हो रही या एज प्लान नहीं हो रही, तो उसकी कोई तरीका बनाना, स्ट्रेटजी बनाना कि यार ये क्यों नहीं हो रही, गोल्स क्यों अचीव नहीं हो रहे, गोल्स सेट करना। फिर मंडे को एक ईमेल कर देना कि भाई ये जो जो लोग जो यूजर इंटरफेस बना रहे हैं इनका काम मजे का नहीं है, ये बहुत स्लो जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा तेज होना है। इस तरह इन चीज़ों को अचीव करना इनका एज अ होल गोल होता है। इस सारी कहानी से क्या होता है, एज अ होल जो कंपनी या बिजनेस होता है वो अपनी वैल्यू अचीव करना शुरू कर देता है। जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है तो लोग कहते हैं वाह यार ये बड़ी जबरदस्त कंपनी है, ये तो हर चीज टाइम पे करती है और इन्होंने तो सब चीजें मैनेज करके रखी हुई हैं। और हम जो है इसी को इनको इन सेंस हम इन्हीं से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें, ये LMKR हो गई, नेटसोल हो गई, या जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज हैं, आप इनको देखें तो ये वेल नोन है। पर ये कि हर एक चीज तरीके से करती हैं, टाइम पे डिलीवर करती हैं। उसके बाद लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है, तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब अमूमन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक ऐसा बंदा होता है जो कि किसी बड़े प्रोजेक्ट का एज अ होल सीनियर मैनेजर या मैनेजर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ये जो मैंने एक्टिविटीज सारी बताई, ये सारी इन सेंस इसको गवर्न करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूट वो उसके टीम मेंबर्स करवाते हैं, करते रहते हैं। साथ में उसकी एक्सपर्टीज उसको ये इजाजत देती है कि वो रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि पता चले कि यार कोई चीज़ अगर नहीं है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने डेल के नए सिस्टम्स ऑर्डर किए हैं और वो नहीं पहुंचे, तो ये क्या होगा, उसका अल्टरनेट पाथ क्या है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वो 7 दिन की छुट्टी मांग रहा है और उसको छुट्टी देना भी हक है क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। फिर क्या होगा, आपकी कोई डेडलाइन तो नहीं मिस हो जाएंगी। इस तरह कोई आग लग गई है, कोई बिल्डिंग में कोई और मसला हो गया, कोई कुछ भी हो गया, तो उस केस में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये तमाम चीज़ें भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। मतलब ये जो चीज़ें बता दी, उसके अलावा रिस्क को मैनेज करना और उससे बचना, इसका ये भी इनका काम होता है। इसके बहुत से तरीके होते हैं जो हम इसमें एज होल इस कोर्स में इनको डिस्कस करेंगे कि यार ये कैसे इन टास्क को अचीव करता है। अच्छा, अब ये एक मज़े की बात है इस बुक में, ये बुक ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो नॉलेज बुक है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि यार आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, इससे एज अ होल आप बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने क्लाइंट के साथ और एज अ होल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही हुई हैं कि यार ये इन चीज़ों से एक सॉफ्टवेयर मैनेजर को हर हाल में बचना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला पहला पॉइंट ये कि अमूमन आप कस्टमर को इस तरह ना कहें कि यार जैसे तुम कंफ्यूज हो इतना मैं कंफ्यूज हूँ। आप उसको कहें नहीं नहीं बिल्कुल फिक्र ना करो, जो चीज़ तुम कह रहे हो मुझे समझ आ गई, बन जाएगी। मतलब आप इतना कर लें सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि वो जो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड कर लें या मेंशन कर दें, कहीं लिख दें। तो आपको नहीं पता तो आप किसी टीम मेंबर को, जूनियर टीम मेंबर को या किसी और दोस्त को कह सकते हैं, यार ये क्या कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या चाह रहा है। आप ऐसा उसको ना कहें यार जाओ यार दफा हो जाओ, तुम तो पता नहीं क्या कह रहे हो यार, ये सॉफ्टवेयर में इस तरह से क्लिक हो और इस तरह से हो। तो ये चीज़ें वजह उसकी ये है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल नई चीज़ है, हम अभी अभी रिसेंटली सीख रहे हैं। पाकिस्तान में और हमारे आसपास सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी टच मोबाइल देखते हैं या यूज़ करते हैं तो कहते हैं यार ये तो हमें नहीं समझ आता, ये कैसे काम कर रहा है। तो तकरीबन हम सपोज करते हैं हमारे क्लाइंट्स नहीं समझते अभी। हम ऐसा कभी ना करें कि हम उसको कहें यार तुम्हें कुछ भी नहीं पता या तुम जो बोल रहे हो उसको मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्टवेयर के बारे में एक बहुत मिसकंसेप्शन है जो आम इंडस्ट्री में फैली हुई है, आम क्लाइंट इंडस्ट्री में नहीं है, जो एज अ होल सोसाइटी में। वो ये कि यार लोग ये सोचते हैं सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे माउस से, 3-4 लाइनों के नंबर्स वंबर्स डालोगे और आपको बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम का सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आप लोग फॉर एग्जाम्पल 7th सेमेस्टर में है ना?
यस सर। तो आप लोग 7 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे-मोटे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अभी आप प्लान कर रहे हैं, छोटे-मोटे कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि सॉफ्टवेयर ऐसा इतना आसान नहीं है जितना बुक्स में पढ़ाया जाता है। अच्छे सॉफ्टवेयर्स बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बनते हैं। बहुत से पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत से मॉड्यूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब आपने ऊप के कोर्स में या विजुअल प्रोग्रामिंग के कोर्स में या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कोर्स होगा जिस पे आपने कोडिंग पढ़ी होगी, तो आपको टीचर फॉर एग्जांपल कहता होगा, यार ये बस डॉट जावा फाइल मुझे दे दो जिसमें 2+2 होता हो, या फॉर एग्जांपल फाइल से एक चीज रीड होती हो। ये सॉफ्टवेयर होते हैं इससे हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये उसका परसेंटेज में मतलब 1% से भी छोटा काम होता है। सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनते हैं, तो क्लाइंट को या किसी को ये कभी नहीं कहना कि यार ये जो तुम बोल रहे हो ये तो बड़ा आसान है, मैं कर लूंगा। अब उसको कहें नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तरीके से होगा, टाइम मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई हर्डल आ जाए, फिर आप अपना प्रॉमिस मीट ना कर सकें। अच्छा, दूसरी अमूमन बात ये होती है कि हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए। कभी भी कोई चीज़ मसला कर रही हो उसको भी डॉक्यूमेंट करें, कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है तो उसको ज़रूर डॉक्यूमेंट करें। वजह ये है कि कल को दूसरी बार जब बनाएँगे तो ये उसमें काम आ जाती है। अच्छा। अच्छा, अमूमन बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब आप जैसे इवन आप एफआईपी आप कर रहे हैं, आप लोग कभी आजकल प्रपोज़ल सबमिट कर रहे होंगे, तो आप मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग और इस तरह की बातें तो कह देते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये हमने डॉक्यूमेंट में क्या लिख दिया कि मैं मशीन लर्निंग की ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करूँगा। वो तो मुझे समझ ही नहीं आता, उसका तो डेटा सेट ही अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तो इमेज ही मेरे पास नहीं है, 5-6 हज़ार इमेजेस ट्रेनिंग के लिए चाहिए या कोई और चीज़ इस तरह आप। तो कभी भी आप ये ना कहें कि यार मैं कोई मतलब जो प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा, बेफ़िक्र रहें। मतलब उस वक़्त सोचूँगा जब करना है। उसका बाद का जो सोचना है वो इसी रिक्वायरमेंट के वक़्त सोचना चाहिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के वक़्त। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोई मतलब ओवर प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं चूज़ किए हैं? सर प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे ऐसे। जैसे मेरा अपना जो प्रोजेक्ट है वो है उस पे फॉग डिटेक्शन एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स को टच कर रहा है। और फॉग डिटेक्शन, फॉग से मुराद ये जो धुंध होती है ये? जी सर, इसको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल यही है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फॉग के इमेजेस चाहिए होंगे या आपको ऐसे इलाके में जाके टेस्टिंग करना होगी जहाँ पे फॉग होती है। अदरवाइज़ तो हमसे मुराद जी सर। मतलब आपकी जो टीचर्स हो गए वो वेरीफ़ाई नहीं कर सकते वाक़ई आपने कुछ कर भी दिखाया है या नहीं ना? तो इस तरह ये मतलब सब प्रोजेक्ट की एग्ज़ाम्पल है कि यार इम्प्लीमेंटेशन के वक़्त जिस चीज़ पे आपने इन्हिसार करना है, तो आप उसका अभी से टेंशन लेना शुरू कर दें। जैसे आपके केस में तो आप इमेज प्रोसेसिंग सीख लें, पाइथन सीख लें, डेटा सेट ढूँढने के सर्दियों की सर इमेजेस इसमें आपको मिल जी। इसमें हार्डवेयर भी इम्प्लीमेंटेड है और सॉफ्टवेयर दोनों, और इसमें ये एआई का पार्ट भी जो है वो मशीन लर्निंग का इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट भी जो है वो इम्प्लीमेंट है इसके साथ, और साथ इम्प्लीमेंटेड एंड्रॉइड है या एप्लीकेशन आपने है। करना है? नहीं सर, वो करना है, अभी इम्प्लीमेंट तो करना है, ज़ाहिर बात है, अभी प्रपोज कर रहे हाँ, हैं ना उस सिस्टम को। नहीं आप जी कह जी रहे हैं सर। इम्प्लीमेंटेड है। तो इम्प्लीमेंटेड अ, से मुराद है कि बना हुआ है, तो बना हुआ सॉफ्टवेयर भी नहीं सर, वो इन्होंने भी फँसे बनाए, हैं ये उसको ऐसे क्यों इम्प्लीमेंट निकल करना है जाते हैं? सर। जी सर, आगे प्रपोज तो सिस्टम है वो। ये बाकी क्लास वाले कुछ भी नहीं कर रहे, बस सोए हुए हैं। कितने लोग हैं? 20-21 लोग ऑनलाइन है और बोलता कोई भी नहीं है। 19 लोग। अ, जी सर। जी, हसनैन जौहर, आपका प्रोजेक्ट क्या है? हुसैन हुसैन जोहर सर। सॉरी, जी बताएं। सर हमारा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं सर हम। एंड्रॉइड कौन सी एप्लीकेशन? एंड्रॉइड में तो लाखों एप्लीकेशन है। आप क्या सर बना रहे हैं? लॉयर्स के लिए है, वकीलों के लिए। और और क्या करेगी? सर उसमें वकील अपना प्रोफाइल बनाएगा, क्लाइंट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दोनों को नोटिफिकेशन भी होगा जो उनका डेट होता है उससे पहले, एक दिन पहले। और जो वकील होगा वो अपने सारे मतलब जो केसेस उन्होंने लड़े होते हो तो अपने पास सेव भी कर सकते हैं बाद में सर्च अच्छा, अच्छा। करने के लिए। हाँ, नहीं, ये बड़ी अच्छी अच्छी और भी एप्लीकेशन है। थोड़े। अच्छी एप्लीकेशन है, मतलब इन अ सेंस जी सर। लॉयर्स जो हैं अपने आप को और अपने स्केड्यूल को और अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकेंगे। जी जी सर। चलें, बेस्ट हो गया, ये तो अच्छी बात। तो सिर्फ एंड्रॉइड पे क्यों बना रहे हैं? बाज़ वकील तो बड़े अमीर होते हैं, उनके पास आईफ़ोन भी होता है। सर तो फ्लटर पे काम करना पड़ेगा, इधर हमें न एंड्रॉइड पढ़ाया है और न फ्लटर का कोई आइडिया है, तो अभी हम एंड्रॉइड सीख रहे हैं सर। अच्छा, अच्छा। कोर्स में सीख रहे हैं या खुद सीख रहे हैं?
खुद से सीख रहे हैं, कोर्स तो है ही नहीं इधर। अच्छा, तो मतलब मैं आपको ये मशवरा दूंगा, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव को सीख लें, इनमें से किसी एक को यूज करें, सर तो आपको फायदा हो असल जाएगा। में इधर जो फ्लटर पे काम करते तो आइडिया सेलेक्ट ही नहीं करते मेरे ख्याल से, नहीं क्योंकि हाँ, टीचर्स में भी किसी ने नहीं किए, कोई टीचर्स ने फ्लटर पे। नहीं आप कोशिश करें, आप कहें कि ये टेक्नोलॉजी है, 6 महीने बाद हम बाहर निकलेंगे, साल बाद बाहर निकलेंगे, तो इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, हम तो इसके बगैर नहीं चल सकते, ये हमारी मजबूरी है ना। बाद में भी तो सर हो सकता है, हाँ हो ओएस को सकता है, तो हम मतलब चेंज आप कर सकते बिल्कुल, इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब लोग जो जो सुन रहे हैं इस चीज़ का माइंड में रखें कि माशाल्लाह से हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इस तरह यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और कंप्यूटर साइंस में तो हद से ज़्यादा लोग हैं, और इंडस्ट्री में डिमांड इतनी नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री हमारी निस्बतन छोटी है। तो अगर आप अपना बिजनेस, अपना सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह खोल रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे इंशाल्लाह, आप औरों को रिस्क देने का वसीला बने। लेकिन अगर आपने जॉब की तरफ जाना है तो बेहतर ये होगा कि आप ऐसे प्रोजेक्ट करें जो कैची हों, जिनकी डिमांड हो मार्केट में। तो इस वक्त मर्न स्टैक की, इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क की, फ्लटर की, इनकी डिमांड है, इनको माइंड में रखें। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, तो वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एज होल रिकमेंडेड है, ये बहुत सिंपल से टू अंडरस्टैंड है, लेकिन एक बार मतलब बुक में लिखी हुई है तो मेंशन कर देते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, इससे आपका एज अ होल जो आपकी कंपनी है, आपकी अपनी प्रोफाइल है, ये वीक होती है। जी जी जी, कोई बोल रहा था जी, बताएं। अच्छा एनीवे, तो ये पॉइंट नंबर 5 पे, 4 पे थे, 6 पे आ गए। मतलब इसमें मतलब अ, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर की बातें होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, आपकी कंपनी की कोई प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे, वो आपने नहीं शेयर करनी। जैसे आप ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा मुश्किल है और मेरे कुछ लोग हैं उन पे बड़ा बोझ होगा तो पैसे ज्यादा करो। वो कहेगा यार ये मेरा हेडेक तो नहीं है, बंदे हायर कर लो, एआई के बंदे चाहिए ना, 3-4 हायर कर लो, ये मेरा हेडेक तो नहीं है। इस तरह कहना कि यार पिछले प्रोजेक्ट में मैं बड़ा नाकाम रहा था और उस बंदे ने पैसे भी अभी तक नहीं दिए, सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये आपको हर जगह पे वीक साबित करती हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके और ऐसे खुद भी बात करनी चाहिए, और मतलब लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट नंबर 7 को देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आप ऐसे भी नहीं कह सकते यार मैंने तुम्हें 1 साल का प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें 8 महीने में बना दूंगा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। आप उसे कहें हम 1 साल में आइडियली बना लेते हैं, लेकिन हमें 1-2 महीने एक्स्ट्रा शायद चाहिए होंगे सॉफ्टवेयर को फुली टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब उससे एज अ होल क्वालिटी लो हो जाती है। ये जो पाकिस्तान में एज अ होल डिलेमा है, हर चीज़ की क्वालिटी एक्सट्रीमली लो है, वो यही है कि हम डेडलाइंस को मीट करना चाहते हैं और क्वालिटी को गिराना चाहते हैं। घरों को देखें, लोग मतलब फजूल रेत, फजूल सीमेंट इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी घर बना रहे हैं। गाड़ियों को देखें तो आबादी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी गाड़ी की क्वालिटी लो होती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी असेंबल करते हैं, और पाकिस्तान में ही जो चीज़ें मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उसी को यूज़ करते हुए जल्दी चीज़ को निकालते हैं। पाकिस्तानी कपड़े की एग्जांपल देखें, मतलब जो पाकिस्तान में सिलता है उसकी क्वालिटी एक्सट्रीमली लो होती है। जो बाहर से सिला हुआ जो कपड़ा आता है, फॉर एग्जांपल, आप उसमें देखेंगे उसमें उस बंदे का हुनर और सफाई नजर आती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए कि यार आपका 1 लाख रुपए बजट है, हम आपको 80,000 में करके दे दें, बेफिक्र हो। इससे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और हो चुकी है। ये जैसे फाइवर है, जैसे फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म है, इस पे हम पाकिस्तानी इंडियंस ने तबाही फेर दी है। और जो काम यूरोपियंस या अमेरिकन या फॉर एग्जाम्पल जो अच्छे तरीके से करने वाले लोग हैं, वो लोग जो काम $500 में करते थे, हमने इधर $5-5 में करना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है, एक्सट्रीमली लो क्वालिटी हो गई है, हमारी क्वालिटी भी लो हो गई है, दूसरा हमसे कोई प्रोजेक्ट अब बनवाता ही नहीं है। तो जब उनको सामने नजर आता है कि यार ये डेवलपर्स पाकिस्तान के, तो अमूमन वो मतलब ऐसी सरसरी से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई अच्छे प्रोजेक्ट आते नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री से या इससे इन्वॉल्व हूँ तो मैंने ये बहुत बड़ा नोटिस किया कि लास्ट 4-5 ईयर्स में ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है कि स्टूडेंट्स होते हैं, फ्लटर वगैरह, रिएक्ट नेटिव और इस तरह की चीजें 2-3 टूल सीख लेते हैं और फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं। उधर जो है एज अ होल जो है, जो भी प्रोजेक्ट हो बस कहते हैं आज शाम को बन जाएगा, आप बेफिक्र रहें, और बना भी देते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली लो क्वालिटी का होता है, बहुत लूप होल्स होते हैं। उससे क्या हुआ है, एज अ होल पाकिस्तान का ट्रस्ट खत्म हो गया। मतलब आप इमेजिन करें, हम सब पाकिस्तानी डेवलपर्स जो हैं एक टीम
अगर समझे जाए तो उसने ये किया कि कुछ हमारे साथियों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, बजाय इसके कि अपना स्टैंडर्ड हाई करते और पूरी दुनिया में एक मशहूर बात होती है कि पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर बनाना है तो बड़ा एक तो महंगा बनेगा लेकिन चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होगी। जैसे जापानी गाड़ियों की बात होती है या फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि यार कोई भी मतलब हम बात करते हैं या जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मन कार्स की बात करते हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अमेरिकन ये हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हम अमूमन कहते हैं यार ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। वजह ये कि उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ उससे नीचे नहीं आते। हम हर एक चीज़ कहते हैं बन जाएँगे, आराम से बन जाएगा, बेफ़िक्र रहो। जैसे चाइना को देखें तो ह मतलब हर हफ्ते लिटरली नई-नई चीज़ें बना रहा है और पहुँचा रहा है पूरी दुनिया में। क्वालिटी एक्सट्रीमली लो रखी हुई है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। आज भी लोग कहते हैं यार इस्त्री लेनी है या वॉशिंग मशीन लेनी है, गाड़ी लेनी है, जापानी लो। मतलब अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो तो जापानी लो। अच्छा जी, ये मैं आपसे शेयर कर दूँगा, इस चीज़ का बस ख़्याल रखना है। अच्छा जी, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन? अच्छा ये हसन ज़ेब आपने जो कमेंट लिखा है काइंडली ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं? डिस्कस कर लेते हैं इसको। सर आपने कहा ना कि पाकिस्तान में ना फ्रीलांसर जो होते हैं वो इतना अच्छा एफिशिएंट प्रोजेक्ट नहीं बनाते। तो सर बाज़ दफ़ा मसले ऐसे होते हैं कि रिसोर्सेज भी नहीं होते और जो प्रीमियम रिसोर्सेज होते हैं या जो बाय करने पड़ते हैं वो फिर हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो फिर हमारे उनका फिर फ़ायदा नहीं होता कि एक नहीं, तो हम चीज़ देखें ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे मैं खुद वेब डेवलपमेंट करता हूँ, मेरी अपनी एक कंपनी है बाइटऑप्स के नाम से। हम जो है ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने ये जो थीम्स हैं इनके लाइसेंस परचेज़ किए हुए हैं। ये नहीं कि वो उसको टॉरेंट से डाउनलोड कर लिया। ज अमूमन हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट नहीं, हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक सीआरएम बनाया है। सीआरएम बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, सीआरएमएस। जी, जी सर। उसमें ये है कि मतलब बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है, वो एक कंपनी के लिए बनाया है। उनका ये होता है कि वो उनके क्लाइंट्स होते हैं, वो एक आईटी की कंपनी है जो कि रिपेयर्स करती है। मेनली बेचते नहीं है, रिपेयर करते हैं। हम ये कर सकते थे कि जाके वर्डप्रेस को डाउनलोड करते, एक थीम को कहीं से चोरी करते, उसमें एक सॉफ्टवेयर वगैरह प्लगइन्स वगैरह चोरी करके डाल देते, डिलीवर कर देते। वो प्रोजेक्ट हमें जो है $2000 का मिला है, लेकिन खर्चा हमारा तकरीबन उससे ऊपर हुआ है। इस तरह से ऊपर हुआ है, बनाने में 2 महीने लगे हैं। ये माइक ज़रा म्यूट कर देते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली मैं एक एग्ज़ाम्पल ये देना चाहता हूँ कि हमने ऑस्ट्रेलिया में एक मतलब प्रोडक्ट डिलीवर किया, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अब उससे क्या हुआ, उस एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से ये हुआ कि मैंने एक बार वो सॉफ्टवेयर खरीद लिया, 1 साल का लाइसेंस उसका ले लिया, जो थीम्स वगैरह थी उनका 1 साल का लाइसेंस ले लिया। उसके अलावा जो प्लगइन्स थे उनको भी लाइसेंस ले लिया। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपने 2 एम्प्लॉइज़ हैं या 3 एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेन भी कर लिया। अब उसके बाद हमें 7 प्रोजेक्ट्स लगातार एक जैसे आए। उसमें क्या हुआ, वो सारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस आना शुरू हो गई। लेकिन आज मैं उस तरह के क्लाइंट्स को $2000 चार्ज कर सकता हूँ। मैं उनको कहता हूँ हम 2 महीने में 3 महीने में डिलीवर करेंगे, 2000 हम आपको चार्ज करेंगे। यही बात जिस तरह आप कह रहे हैं कि यार ये जो सॉफ्टवेयर मैं ना खरीदता, चलो उससे मेरी कॉस्ट आ जाती $2200 से आ जाती शायद $800 पे। उसके बाद मैं शायद किसी को अच्छे डेवलपर को अपने ना हायर करता, बैठ जाता, खुद ही कर लेता। वो कॉस्ट आ जाती एकदम से, फिर तकरीबन आप 30-30 हज़ार रुपए निकाल लें उसके भी, तो 200 $400 वो निकाल लें, तो मैं $400 का उसको कोट दे देता। उससे क्या होता है कि मैं लो क्वालिटी की चीज़ जल्दी डिलीवर करता, वो बंदा सॉफ्टवेयर को यूज़ करता, 4 महीने बाद कंप्लेंट करता और अपने आस-पास के दोस्तों को, जैसे आपने ये इन्होंने बात की मैं वकीलों के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो आप उसको अगर बेचते हैं, सॉफ्टवेयर को कल को आप बेचते हैं, कहते हैं कि यार ये ₹50 महीने के लिहाज़ से आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, आपकी तमाम चीज़ें मैनेज होंगी, आपको मैसेज भी आएगा, आपको कॉल भी आएगी, आपका कैलेंडर भी बना होगा कि किस-किस चीज़ की अपॉइंटमेंट है ना? तो आपने वकीलों के लिए सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन जो पहला वकील खरीदेगा वो 2 महीने बाद कहेगा ये क्या बकवास सॉफ्टवेयर है, मैंने ₹500 ज़ाया किए हैं।
आपने क्लाइंट लॉस कर दिया और आपने रेपुटेशन लॉस कर दी। इसकी बजाय आप ये करें कि सॉफ्टवेयर महँगा बनाएँ, उसको कहें ₹1000 में सॉफ्टवेयर है। 3 बंदे खरीदेंगे लेकिन वो तीनों सैटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे, वो 3 को और को कहेंगे, आपके 9 कस्टमर्स हो गए। तो आप जो कह रहे हैं कि हम अमूमन रोते हैं कि यार पाकिस्तान में महँगाई है, डॉलर रेट भी हमारा ज़्यादा है और चीज़ें महँगी पड़ती हैं, तो ये तो बच्चे इन्वेस्टमेंट होती है ना। आप पहले दिन से अर्निंग जो शुरू करते हैं वो तो इवन इस्लाम में भी मना है कि यार कोई भी ऐसी अर्निंग जिसमें आपने कोई मेहनत ना की हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना की हो, तो ऐसी अर्निंग तक मतलब ममनू या हराम कंसिडर की जाती है। तो आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है, एफर्ट अमूमन ह्यूमन एफर्ट होती है या पैसे के लिहाज से होती है या टाइम के लिहाज से होती है। तो अगर आप अच्छे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है या एप्पल ने जो लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल बनाया है, इसमें उन्होंने यही किया है कि पहले इन्वेस्ट किया है, हज़ारों डेवलपर्स को, हज़ारों इंजीनियर्स को हायर किया है, 500-600 फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि दुकानें खोली हुई हैं। उसके बाद उन्होंने एप्पल के आईफ़ोन बनाए और उसके बाद मार्केट में रखे, इसके बाद बिकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ बनानी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद चीज़ों को आप कह सकते हैं कि वो करना पड़ता है इन अ सेंस कहाँ से आता है फिर से? ठीक मतलब मुझे कौन नहीं से पता मैं प्लेटफॉर्म आपके पे सेल करते सर्विस? जी? कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करते सर्विस? हम? जी सर। नहीं, हम प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ नहीं करते। प्लेटफ़ॉर्म्स का तो आपको मैं यही रो रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी डेवलपर्स ने भाई मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तानी डेवलपर भाइयों ने मार्केट को तबाह कर दिया है। तो जो काम बेहतर तरीके से $500 में होता था, ये लोग $5-5 में $10,000 में कर रहे हैं। मतलब बेकार से काम। हम सर वो ये इशू भी है क्योंकि इंडिया का या बांग्लादेश का जो यूजर होता है, फ्रीलांसर होता है, वो उन्हें सस्ते में पड़ जाता है। फिर हम अगर $5 मांग रहे मैं होते हैं, वो जी, 10 जी, देते जी। हैं। नहीं, मैं तो इस वजह से आप ये मतलब भी आप क्लैश आ जाता देखिए है। आपने जो बात की, मैं भी जी पाकिस्तानी हूँ, आपने जो मैं एज़ अ होल इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ। इसको सबसे ज़्यादा बंगालियों ने खराब किया था, उसके बाद जो है मतलब इंडियंस ने अब हमने तो फ्रीलांसिंग की 2 साल हुए हैं शुरू किए। इंडिया हमसे यस सर। 20 साल पहले फ्रीलांसिंग कर रहा है। जो सर ये तो आपने बात की है वो लाइव प्रोजेक्ट के लिए तो होता है कि बंदा इन्वेस्टमेंट कर दे। ये वो आप जो छोटे-छोटे मतलब फ्रीलांसर बैठे हुए हैं, एक-एक वो करें, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं, समझ गया हूँ कि उनको इन्वेस्टमेंट आप जो है अपनी स्किल्स पे करें। आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप केगल से आप अमेज़न पे ट्रेनिंग करें। इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ लैपटॉप की या सॉफ्टवेयर की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर भी होती है। आप खुद ट्रेनिंग्स करें, अमेज़न से, आईबीएम से, किसी भी और जो है गूगल की ट्रेनिंग करें। आप जो वेब डेवलपमेंट की कोई मशहूर ट्रेनिंग्स होती होंगी, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है सर्टिफ़िकेशंस का, आप सर्टिफ़िकेशंस करें। कहने का मेन मकसद ये है कि मेनली आपने वो जो हम कह रहे थे कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो आप अपनी वेबसाइट पे लिखें कि हम ये सर्टिफाइड डेवलपर्स हैं। तो आप हमसे जो काम कराएँगे वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा, वो W3C के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा, वो गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा, उनके मटीरियल डिज़ाइन को यूज़ कर रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आपने लैपटॉप ले लिया एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस। इन्वेस्टमेंट ये भी कि आप अपनी ट्रेनिंग भी करें, आप अपनी एथिक्स बिल्ड करें, अपनी फॉर एग्जांपल बात करने के अंदाज पे बिल्ड करें, आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मतलब हमने सिर्फ एक फीमेल एम्प्लॉयी हमारी सिर्फ इसलिए है हमने रखी हुई है, उसका ये काम होता है, वो बिजनेस उसको हमने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का नाम दिया हुआ है। उस लड़की का बच्ची का काम सिर्फ ये है कि क्लाइंट से तरीके से बात करे, उसके रिक्वायरमेंट्स ले आराम से तरीके से, उसकी मतलब बच्ची की इंग्लिश अच्छी है, हम उसको फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बना के दिए हुए हैं। उससे क्या होता है, आप ये हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो वो किसी से जब बात करती है तरीके से, उसकी नॉलेज अपनी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसने पढ़ी हुई है और बैरी यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएसवी कर रही है। तो कहने का मेन मकसद ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देती हैं। मतलब हम तो ये सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि यार छोटे-छोटे आपने बात की कि छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो करने हैं, उसमें इतना इतना मार्जिन नहीं होता कि हम यार ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं इसको थोड़ा-सा डिनाई करूँगा, क्योंकि अगर आप अच्छा लैपटॉप ले लेते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, यानी कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, तो आपको पहले 3 प्रोजेक्ट्स में उसका कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे आपकी एज़ अ होल जो आपका जो वर्क फ्लो है वो इम्प्रूव होगा, उससे आप अच्छी प्रोडक्ट बनाने लग जाएँगे और उसके बाद मार्केट में एक नाम बन जाएगा। कि यार ये बंदा अकेला काम करता है, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के या बेडरूम में बैठ के इसने सॉफ्टवेयर ऑफ़िस खोला हुआ है, लेकिन इतना स्किल्ड है जितना ब्लू एरिया में कोई सॉफ्टवेयर हाउस का मैनेजर होगा। इसको सब कुछ आता है। ये बहुत प्रोफेशनल बंदा है ना, ये ऐसे जुगाड़ू नहीं है। तो मैं एनकरेज कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को, आपको
अपने स्टूडेंट्स को इधर नस्ट में, कॉमसेट्स में, हर जगह इनकरेज करता हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके से बात करें, प्रोफेशनल तरीके से सॉफ्टवेयर बनाएं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन रखें। अब जैसे हम वर्डप्रेस की भी सिंपल साइट बनाते हैं, हम उसकी 200 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से जो भी फ्रीलांसिंग करते होंगे, कोई किसी को आप ऐसा जानते हो जो कि वर्डप्रेस की साइट की डॉक्यूमेंटेशन करता हो, हम उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। एनीवे ये ओपन डिस्कशन है, इसका मुझे नहीं पता कि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, इधर की जो हालात हैं, लोगों के फाइनेंशियल हालात हैं, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि बंदे को स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप अच्छा कोट कर सकें, आप ज़्यादा पैसे मांग सकें। ठीक हो गया? कोई क्यूरी या और कोई क्वेश्चन? आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं? अच्छा जी, एनीवे हम इसका पार्ट 2 की तरफ आते हैं, कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप करें। इसके कितने स्लाइड्स हैं? ये ज़्यादा स्लाइड्स हैं। एनीवे अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में थी। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह की, और जिनको हम कंसिडर करते हैं कि यार इनका मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अमूमन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि कोई भी कर सकता है, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम सिंपल टास्क कहते हैं। जैसे आप कहें कि यार मीटिंग्स कर लेना, क्लाइंट को कहना कि अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख दो, फॉर्म वगैरह साइन अप करवा लेना, ये चीज़ें आ गई। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टास्क वो हो जाते हैं जिसमें आप थोड़ी-सी मेंटल एफर्ट आपको करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, उसमें मेनली ये होता है कि आपकी जो नॉलेज है, वो रिक्वायर्ड होती है। इससे एक स्टेप ऊपर अमूमन 1 मिनट, एक कॉल आ रही है काइंडली, मैं इसको म्यूट करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी वो हमारे डिपार्टमेंट से कॉल आ गई थी, हमारी एक मीटिंग है थोड़ी देर में। एनीवे अच्छा, तो हम ये इसको डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि किसी भी प्रोजेक्ट में मतलब एज लाइफ में हर जगह पे आप देखेंगे तो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज की आप कह सकते हैं एक्टिविटीज होती हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट होती हैं उसमें ये होता है कि उसमें मैनुअल काम करना होता है, कोई नॉलेज या कोई स्किल या कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। उससे एक स्टेप ऊपर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, उनके लिए नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से एक स्टेप ऊपर होते हैं। ये वो टास्क होते हैं जिसमें स्किल के साथ साथ जरूरी है कि आपने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और एक्सटेंसिव वो की हो, क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिस की हो। जैसे सर्जरी है, जैसे मतलब और काम हो गए। तो हम जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को देखते हैं तो आप देखें तो जॉब्स भी इसी तरह से डिफाइंड है। जैसे डेवलपमेंट का काम है तो वो सबसे सिंपलेस्ट टास्क है, उसको हम सबसे बेस पे रखते हैं। वो एक टास्क है, आपको मतलब सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि आपको अमूमन डॉक्यूमेंटेशन दे दी जाती है कि यार ये क्लास बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम प्रोजेक्ट को टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, फिर अपने डेवलपर्स पे डिवाइड करते हैं। तुम चैट मॉड्यूल बनाओगे और चैट मॉड्यूल में ये क्लासें आती हैं, इनको ऐसे आप इसमें कनेक्ट करोगे, इसकी ये फंक्शंस होंगे और ये वेरिएबल्स होंगे उसके। उससे एक स्टेप ऊपर कॉम्प्लिकेटेड टास्क आ जाता है अमूमन, जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये हम टेस्टिंग को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, इस कैटेगरी में हम क्लास डायग्राम्स को बनाना डाल सकते हैं। और इससे ऊपर आ जाता है कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो कहते हैं कि दोनों जो पिछले टास्क हैं इनकी नॉलेज और इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अमूमन एक ऐसा बंदा होता है जो कि सॉफ्टवेयर के टुकड़ों को जानता होता है, कोड ना भी करता हो लेकिन टुकड़ों को जानता है। उसके अलावा उसने किया होता है ये काम, तो उसको पता होता है कि यार ये फॉर एग्जाम्पल ये जो छोटा सिंपल काम है, डेवलपमेंट का काम है, ये मैंने किससे करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबको जानता है, उनके स्किल्स जानता है, इस काम की नोयत जानता है, कॉम्प्लेक्सिटी जानता है। तो वो मतलब इस सबको मैनेज कर लेता है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है या कुछ मैसेज थोड़ी देर पहले आया हुआ है रीच का कि आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो असल में मुझे ये कॉल आ गई थी तो मैं उसको अटेंड कर रहा था। ठीक है, तो मेन इस डायग्राम का या इस डिस्कशन का ये मकसद है कि जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखें, आप छोटे से कोई आसपास अपना इवेंट देख लें। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कहेंगे यार आपने बर्थडे प्लान करना है, तो आप उसी तरह से चीज़ों को सब पे डिवाइड करते हैं, सबको टास्क देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सालगिरह प्लान की, तो आप कहते हैं कि यार मैं चाय और समोसे मंगवाने, तो आप सबसे छोटे भाई को कहते हैं ये लो 200 रुपए, 7 समोसे ले आओ फॉर एग्जाम्पल। या उसको कहते हैं यार ये लो 1000 रुपए लो, दूध चीनी और चाय और समोसों का सामान है, समोसे और ये चीजें ले आओ। ये सबसे सिंपलेस्ट टास्क है, उसको कोई चीज जरूरी नहीं है, उसने जाके सिर्फ चीजें परचेज करनी है, पैसे देने हैं, समोसे कोई और बनाएगा, ये पिक कर लेगा। अब उससे एक स्टेप कॉम्प्लिकेटेड टास्क ये कि अब दूध और पत्ती आ गई तो आपने चाय बनवानी है, तो आप उसको टास्क फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टास्क, इस जो पहले की आउटपुट थी, इस दूसरे एक बंदे को, अपनी जैसे सिस्टर को, अपनी वालिदा को कह देते हैं कि भाई बड़ी जबरदस्त किस्म की जरा चाय काइंडली बना दें और ये चीजें बाकी सब मैं ले आया हूँ। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद इससे सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाता है कि यार आपने सब लोगों को इनवाइट करना है, उसको टाइम बताना है, फिर घर की सेटिंग करवानी है। तो ये अमूमन आपके पेरेंट्स या वालिदा करते हैं, उनको पता होता है किस किस को बुलाना है, किस लोगों को किस वक्त बताना है, किसको जाके पर्सनली बुलाना है, किसको सिर्फ व्हाट्सएप पे बुलाना है, समोसे किससे मंगवाने हैं। तो ये जो सबसे आखिरी टास्क है, ये अमूमन एक्सपीरियंस भी मांगता है और टास्क की नोयत या उसकी जो काम को करने का तरीका है वो भी मांगता है। तो आपकी जो फॉर एग्जाम्पल वालिद साहब होंगे या वालिदा होंगी, तो वो इन बाकी दोनों प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, तब वो अच्छी तरह से एक इवेंट प्लान कर सकते हैं। तो जैसे आपने भी अपने वालिद साहब या भाई के साथ अपने किसी कजन की या किसी की फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया होगा, तो कल को इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, आप बड़े भाई होंगे या वालिद इंशाल्लाह जब होंगे, तो आप कहेंगे यार ये छोटे छोटे काम है, ये मुझे पता है कैसे होते हैं। उधर जाके फॉर एग्जाम्पल देगी से बात करनी है, इधर जाके जो भी सेटिंग करते हैं उससे बात करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये टास्क को जो डिवाइड किया जाता है, इसका मेन मकसद ये होता है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ये एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, ताकि वो जान सके ये चीजें कैसे होती हैं और किससे करवानी है, ताकि ये चीजें डिले ना हो, महंगी ना पड़े और मतलब फॉर एग्जाम्पल गलत ना, प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का अमूमन ख्याल रखा जाता है। ये जो टास्क हैं, ये सब मिलके आप कह सकते हैं कि ये सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये घर के छोटे-मोटे काम हैं और उसमें से फॉर एग्जांपल टेबल्स को असेंबल करना है, फिर आखिर में सर्जन है।
तो प्रोजेक्ट ये कहता है कि प्रोजेक्ट इन केसेस में, इन तमाम केसेस में ऐसा होगा कि अगर आपने सिर्फ ये जो बर्फ उठानी है, सफाई करवानी है, तो आपको इमेजिन करें कि यार 5 किलोमीटर का इलाका दे दिया हो कि यार इस सारे को साफ करना है, तो फिर यानी कि आपको ज्यादा बंदों से ज्यादा काम करवाना है। तो ये मतलब इन सेंस कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। अब आपको कहा जाए कि 300 टेबल बनवाने हैं, तो ये प्रोजेक्ट बन गया आपका। एक टेबल नहीं है बल्कि 300 बनने हैं। एक वही काम है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस तरह सर्जरी है, तो इमेजिन करें आपको कोई कहे कि पूरा हॉस्पिटल चलाना है, ठीक है, 5-6 सर्जरीज पर डे करनी है, तो इसको हम अमूमन प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को, इन एक्टिविटीज को जो किया जाता है, तो इसके मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स होते हैं। आपको जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर में अमूमन एक कल्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कल्चर, जिसमें बस 2 बंदे होते हैं, वो मिलके, एक डेवलपर होता है, एक डिजाइनर होता है, वो अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कोई सर्विसेज बिल्ड कर रहे होते हैं। वो बस मिलके आपस में एक ही रूम में बैठते हैं, आपस में गपशप भी लगाते हैं, चाय पीने जाते हैं, बातें वगैरह करते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि एक्सट्रीमली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल देखें, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सिडनी में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं, कैलिफोर्निया में भी हैं और म्यूनिख में, जर्मनी में भी हैं, हर जगह पे हैं मुख्तलिफ। तो एक रूम में 2 बंदे बैठे हुए हैं, उनका कम्युनिकेशन, टाइम का डिफरेंस, कल्चर्स, नॉर्म्स, इन सबको देखें तो 2 दोस्त होंगे, पिंडी के ही रहने वाले हैं, उनको पता होगा यार सुबह हम 11 बजे उठते हैं फॉर एग्जांपल, आराम से रात को घूमने फिरने भी जाते हैं। हम जो है मतलब कोई हमारी दोस्त भी शेयर्ड हैं, तो हमारा सब कुछ वो है। लेकिन जब एक बंदा जर्मनी में, एक इंडिया में और एक फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, तो इनकी कल्चर का भी डिफरेंट है। हो सकता है इंडिया के लोग जो हैं थोड़ा 15-20 मिनट सिर्फ सलाम दुआ करने में लगा देते हो, इंडिया पाकिस्तान के लोग, और अमेरिकन जो है सीधा टू द पॉइंट आते होंगे, हाय, आई होप यू आर डूइंग वेल, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, सीधी सी बात कर दी थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कल्चर में, क्योंकि उससे प्रोजेक्ट की सारी कहानी चेंज हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करें आप एक डाइवर्स कल्चर और बहुत बड़े कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, फिर वहाँ पे कहानी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि आपने सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है और साथ-साथ कुछ चीज़ों को माइंड में भी रखना होता है। जैसे ये लिखे हुए हैं देखें, शेयर्ड विजन, यानी कि कंपनी क्या करना चाहती है, हमारे मिशंस क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, डेडलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, हम क्या चाहते हैं आपसे, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, 4 घंटे फॉर एग्जांपल आपने पर डे हमें हर हाल में देने हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल कितने परसेंट हम टॉलरेट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आप बीमार हो जाते हैं, तो आप कब तक हमें बताएँगे कि यार मैं अब नहीं आना चाहता और कोई और बंदा हायर कर लें, या कोई भी ऐसी चीज़ हो। कोई कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वर्किंग आवर्स होती हैं, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज़ेशन छोटी हो तो चीज़ें आसान होती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन बड़ी होना शुरू होती है तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाती हैं और हर पैरामीटर का ख्याल रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अमूमन मुख्तलिफ तरह से हैंडल किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत से चीज़ों का स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सॉफ्टवेयर बनाने का जो काम है एज़ अ होल, ये इंटेलेक्चुअल काम है, थोड़ा सोच समझ के तरीके से और थॉट प्रोसेस होता है। तो अमूमन रिकमेंड किया जाता है कि ऐसी जगहों पे आप क्या करें, जहाँ पे डिस्रप्शंस ना हो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग की बात है कि तो वहाँ हर वक़्त जो है सरिया तोड़ रहे होते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वहाँ तो काम करना आसान है, वो जानते हैं कि यार इस तरह से हम काम करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ये प्योरली इंटेलेक्चुअल काम है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शोर-वोर नहीं होगा। फिर न्यू-न्यू टेक्निकल चैलेंजेज़ आते हैं, जैसे एकदम से हो सकता है इससे ये होता है अमूमन कि यार फॉर एग्जांपल एकदम से कोई आपने गूगल की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और मतलब गूगल को बंद कर देते हैं या पाकिस्तान में बैन कर देते हैं, तो ये एक मसले वाली बात बन जाती है, ठीक है? इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको तरीके से मैनेज करना अच्छा होता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मतलब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें एज़ सच मेरे ख्याल में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। ठीक हो गया? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एज़ अ होल प्रोजेक्ट के या पीपल के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे आप मिल के काम करें, एक-दूसरे से नॉलेज शेयर करें, एक-दूसरे को सिखाएँ, ट्रेनिंग्स हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ टीम्स को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए। जैसे डेवलपर्स जो हैं, टेस्टर्स से बात करें, उनको कहें आप क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता हो हम अच्छा कोड लिखें। जो डिज़ाइनर्स हैं वो कोडर से बात करें कि यार तुम्हें डायग्राम्स किस तरह से समझ आते हैं, कोई कलर का मसला तो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में बनाऊँ, छोटा तो नहीं लिखा होता, ये क्या मतलब क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें वो बता सकती हैं। इससे ये होता है कि एक-दूसरे से क्रॉस कम्युनिकेशन से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।
इसके अलावा टाइम पे डिस्कशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बजाय ये कि आपकी एक असाइनमेंट है, आपकी एक डेडलाइन है 10 बजे की और आप जो है 10:15 पे बता रहे हो सॉरी यार मैं नहीं कर सका। बजाय इसके आप ये कहें कि आप रात को 12-15 घंटे पहले आप बता दें यार सॉरी कल जो 10 बजे चीज़ देनी है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो टाइम पे नहीं हो सकी। उससे ये होता है कि उसने आगे जो चीज़ें रखी हैं उन सबको इन्फॉर्म कर देता है कि यार वो जो मुझे मिलना था, इनपुट मिलनी थी वो नहीं मिली, तो अब उसकी बेसिस पे हम आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते, तो हम चीज़ों को थोड़ा-सा डिले कर देते हैं। तो एज़ अ होल वो साइकिल जो है डिस्टर्ब नहीं होता। इसके अलावा अमूमन ये जो कम्युनिकेशन है प्रेफर्ड ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करें क्योंकि वो निस्बतन तेज़ होती है और ज़्यादा लोगों तक की जा सकती है। और वैसे आजकल तो तमाम चीज़ें स्लैक पे होती हैं या जीरा पे होती हैं, तो तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाती हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट के। ठीक हो गया? ये मुख्तलिफ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं वो है बर्डन की बात है कि लो टू मॉडरेट में कितना बर्डन एग्ज़िस्ट करता है। अच्छा, आप लोगों ने सीईओ और ये चीज़ें नाम सुनी होंगी, तो अमूमन डिवीज़न ऐसे होती है कि सबसे टॉप पे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर होता है, सीईओ उसको कहते हैं। उसके नीचे मुख्तलिफ तरह के और ऑफ़िसर्स होते हैं, जैसे सीटीओ होता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफ़िसर, उसके अलावा सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफ़िसर, सीएमओ होता है, चीफ मैनेजमेंट ऑफ़िसर। ये अमूमन किसी कंपनी में इस तरह के लोग होते हैं। इनका मेनली काम होता है हर हर डिवीज़न अपने लोगों का ख़्याल रखता है, लोगों को मैनेज करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, जैसे हम इमेजिन करते हैं हमारी एक छोटी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसमें एचआर नहीं है, जिसमें फाइनेंशियल वाले लोग नहीं हैं, तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन में बस अमूमन सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीईओ, सीटीओ ये सब कुछ एक ही बंदा होता है। बाकी नीचे उसके टीम लीड्स होते हैं, टीम लीड्स के अंदर डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस आर्किटेक्चर एग्ज़िस्ट करते हैं और मुख्तलिफ लोग उनको अडॉप्ट करते रहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा अमूमन एक एक ऐसा बंदा हर प्रोजेक्ट में और हर प्रोजेक्ट की टीम में होना चाहिए जो कि इन सबको मैनेज करता हो और रिपोर्ट करता हो प्रोजेक्ट मैनेजर को। जैसे इस केस में देखें, ये बेस पे जो तीनों हैं वो सारे इसको रिपोर्ट करते हैं। ये स्टाफ मेंबर इसको, ये स्टाफ मेंबर इससे ये होता है कि आपको अपने लेवल पे एक बंदा मिल जाता है जो कि बेसिकली अपर हायर अथॉरिटी से बात करता है। जैसे सीआर की एग्जांपल देखें, तो सीआर बेसिकली ये होता है कि आप सब की तरह होता है, आप सबका दोस्त होता है, क्लास फेलो होता है, लेकिन वो टीचर से निस्बतन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात करता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल इसकी हो सकती है, ठीक है? इसकी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स अमूमन ये होती हैं कि आपको कोर्स लेवल पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट में बैच लेवल पे सॉरी कोर्स तो बहुत बड़ी बात है। बैच लेवल पे जैसे आप बीएसई 7 हैं, तो आप सबका इवनिंग का एक एक जो है वो होना चाहिए। जितने भी आपके सेक्शंस हैं, आपके तो मेरे ख्याल में एक ही सेक्शन होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा सेक्शन होते हैं। तो एक बड़ा बंदा होना चाहिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो उन सबको देखता हो। तो ये अमूमन जो है कोऑर्डिनेशन ऑफिस होते हैं, इनका मेनली काम ये होता है कि ये आपको आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं। ठीक हो गया? ये मुख्तलिफ इसकी डिविजन्स और पॉसिबल कोऑर्डिनेशन पैरामीटर्स बताए हुए हैं और ये आप पढ़ लें, बड़े आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर की वो हमने बात कर ली थी। अच्छा जब भी प्रोजेक्ट की बात होती है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्रोसेस की होती है। शायद आपको याद हो कि हमने पिछले वीक में जो लेक्चर लिया था उसमें ये डिस्कस किया था कि एक अच्छी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक अच्छा प्रोसेस होना चाहिए। उस अच्छे प्रोसेस को बनाने के लिए एक अच्छा प्लान होना चाहिए। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी होगी तो प्रोसेस अच्छा होगा, प्रोसेस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छी निकलेगी। तो अमूमन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं और आपको बताती हैं कि अच्छी प्रोडक्ट या प्रोसेस कैसे बन सकता है। जैसे आप देखें हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी जो है टीचिंग के प्रोसेस को मैनेज करता है और स्टैंडर्डाइज बनाता है। तो पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं एचईसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, तो हम कहते हैं यार ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो हैं उसके लिए पीईसी है, मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए अपनी वो है पीएमडीसी है। तो इस तरह की आईटी की उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, आईईई की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटिंग की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ की अपनी है और ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको बताते हैं कि आइडियल प्लान्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपसे वो शेयर करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को अंडरगो कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ये बहुत बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है, ये आप मतलब खुद पढ़ लें, बहुत सिंपल है।
और ये मतलब ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हैं और बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, स्टेक होल्डर क्या होता है, गवर्नेंस क्या होती है, और मतलब इन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, टीम्स की जब बात हो तो टीम्स को डिफरेंट तरह से टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि फंक्शनैलिटी के लिहाज़ से चीज़ों को अलग कर दिया जाता है, डेवलपर्स अलग होते हैं, सेल्स अलग होती है, ये एचआर अलग होता है। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि यार होते अलग हैं, लेकिन उनका एक-एक बंदा एक बड़ी टीम में शामिल होता है जिसको अमूमन टीम लीड्स कहते हैं। उसके अलावा ये भी पॉसिबल होता है कि एक बंदा बहुत सी टीम्स चीज़ों को मैनेज कर रहा हो, बहुत सी जगहों को देख रहा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टीचर्स जो होते हैं या मैं हो गया, तो हम बेसिकली एक से ज़्यादा टीम्स में शामिल होते हैं। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एफआईपी की टीम में भी हूँ, स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन टीम में भी हूँ, टीचिंग की टीम में भी हूँ और वेब टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो इन्हीं की हम पे ये मैट्रिक्स वाला जो मैट्रिक्स टीम्स लिखा हुआ है, ये वाला रूल अप्लाई होता है। हम एक साथ बहुत सी टीम्स के मैनेजर्स भी होते हैं, बहुत सी टीम्स को देख भी रहे होते हैं और बहुत सी टीम्स में मेंबर्स भी होते हैं, तो हमारे रोल्स चेंज होते रहते हैं। तो कई जगहों पे ये है कि मेरा बॉस कोई और है, कई जगहों पे ये होता है कि मैं बॉस होता हूँ। तो ये मुख्तलिफ एग्ज़िस्ट करती हैं और कंपनी की इन अ सेंस वो जो एनवायरनमेंट होती है या जो उनका आप कह सकते हैं जो कल्चर होता है, उस पे डिपेंड करता है मेनली। अच्छा, एक मज़े की बात है कि ये सब कुछ जो है ऐसा नहीं है कि हम कहें कि यार दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्चर मैट्रिक टीम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वजह ये है कि इमेजिन करें एक टीम सिर्फ 2 डेवलपर्स से मिलके बनी है, तो उसमें मैट्रिक्स कैसे अप्लाई करें? वो तो दुनिया की उनकी दुनिया की हर एक टीम के दोनों ही मेंबर हैं, दोनों ही बॉस हैं, सब कुछ वही है। मालिक भी वही हैं, नौकर भी वही हैं, डेवलपर भी वही हैं, टेस्टर भी वही हैं ना। तो हर एक चीज़ पे एक जैसे रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते और अमूमन नहीं किए जा सकते। मॉडर्न अप्रोच ये है कि पहले अमूमन ये होता था शुरू में कि यार आप किसी क्लाइंट से जो बात करते थे वो एक बंदा बात करता था, बाकी उसको डॉक्यूमेंट कर लेता था और सब तक वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाती थी। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि टीम्स जो हैं ऑटोमेटिकली आपस में कोऑर्डिनेट करने लगे, ये जो फ्रीलांसिंग वाला चक्कर है। और इसके अलावा ऐसा भी एग्जिस्ट करता है कि आप सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जैसे टीम्स को यूज़ कर लें, जैसे गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर लें, जैसे जीरा को यूज़ कर लें, स्लैक को यूज़ कर लें। तो आप एक सेंट्रल उसको यूज़ कर सकते हैं। हर एक की अपनी ये ख़ुसूसियात हैं और हर एक के अपने गोल्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं। ठीक हो गया? कोई क्वेरी तो नहीं है इसमें? ये चीज़ें हम कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इटरेटिव प्रोसेस है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस सॉरी। इसके अलावा वाटरफॉल है, स्पाइरल था, इसके अलावा ये है अडैप्टिव सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसमें पढ़ चुके होंगे प्रोबेबली। ठीक हो गया? और ये है वो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक हो गया? स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, बिल्कुल आसान है और इंशाल्लाह एक और मेकअप क्लास ले लेंगे तो उससे होगा हम थोड़े स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे एग्जाम के लिए। कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं ये आपको स्लाइड्स दोनों उधर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास स्लाइड्स आ जाएं। ठीक है, चलो मैं ये करता हूँ। अच्छा जी, कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास खत्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक और मेकअप क्लास रखनी है हमने और इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं आप लोग आज शाम को फ्री हैं? नो सर, आज नहीं है फ्री। तो फिर तो हमारा क्लास है सर। नहीं, आज तो किस चीज़ की क्लास है? आज सर चाइनीज की है।
अच्छा, तो ये तो हमारे लिए मसला नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम चाह रहे थे बैकलॉग क्लियर हो और ये जो है हमारा वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको? मतलब आज का लेक्चर भी मिस हो रहा है। जुम्मे के दिन आप लोग किस वक़्त लेक्चर ले सकते हैं ताकि वो हम फिर टाइम पे ले सकें? मुझे असल में सेकंड टाइम में थोड़ा-सा इश्यू है, मुझे ट्रैवल करना होता है। सर फिर वीकेंड्स पे देख लेते हैं। वीकेंड्स पे देख लेते हैं, इस वीकेंड पे सर असल में एक वीकेंड्स पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता होता है। फैमिली में थोड़ी-सी एक एंगेजमेंट है, मतलब एक जगह जाना है मैंने। चलिए सर, अगर कोई सूटेबल टाइम मिलता है तो फिर मैं आपको बता दूँगा। चलें ठीक है, ओके। चलिए ये लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं क्लासरूम में, ठीक है? ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ, चलें बात कर लेते हैं, अगर आज मुमकिन नहीं है तो कल रख लें, हमारा लेक्चर मिस ना हो ना, उससे ये मसला हो जाएगा कि हम जो लेक्चर मेकअप कर रहे हैं और ऊपर से हमारा रेगुलर लेक्चर मिस हो जाएगा। वो मैंने ज़फ़र साहब से बात भी की थी लेकिन उन्होंने आपका रीशेड्यूल अभी तक नहीं किया। जी सर, मैं मिलूँगा तो फिर उनसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है आज अभी आप जाऊँगा तो उनसे देख लेते हाँ, हैं। ठीक है, ओके। चलें ठीक है, और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, हमारे जब 4 लेक्चर्स हो जाएँगे फिर मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह मोर और लेस टारगेट ये है कि नेक्स्ट वीक में एक असाइनमेंट होगी और 1 वीक उसका ड्यू टाइम होगा, ठीक है? ठीक हो गया सर। जी, बताएँ, किसी ने आवाज़ दी थी, कुछ पूछना है या शेयर करना है तो बताएँ? ठीक है, ये दोनों लेक्चर्स जो हमने पढ़े हैं तो ये मैंने इधर शेयर कर दिए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं वेट करूँगा आपका कि ये क्लास का कुछ करें और ठीक हो गया सर, ठीक है? इंशाल्लाह मैं करके फिर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। हाँ, जिस तरह सारों को फिज़िबल हुआ फिर उसी उसी हिसाब से ना क्लास को भी देख लूँगा कि कोई ऐसा ऐसा ना हो कि कोई बच्चे मॉर्निंग में या किसी का प्रोजेक्ट वगैरह का मसला हो तो फिर मैं देख के इंशाल्लाह सर बिल्कुल, फिर आपको बिल्कुल। बता दूँगा। हाँ, और मेरा टाइम टेबल जो है उसी कैलेंडर पे होता है, मेरी कोई भी एक्टिविटी हो मैं उधर ही अपलोड करता हूँ। ठीक हो गया सर, कोई मसला नहीं। मैं ओके, देख के आपसे कोऑर्डिनेट करके जैसे सबके लिए फिज़िबल हुआ वो ओके, टाइम इंशाल्लाह जो है ना रख देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये चैट डाउनलोड हो सकती है या क्या चक्कर है यार?